सो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पाइथन का पार्ट 3, जिसके अंदर हम लोग जो है कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे पाइथन के अंदर। जैसे कि लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, तो इन सब आज हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अपना आज का पाइथन का पार्ट 3 शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास में टर्म आती है वो आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास में सबसे पहली टर्म है, इसको समझते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज जो होता है वो हमारे पास में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लैंग्वेज हमारे पास क्या होता है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करने का एक ज़रिया। ठीक है, कि जिससे आपको बात करनी है। आप यहाँ पर किससे बात करना चाहते हो? अब मान लो दो इंसान हैं, अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब वो दो लोग बात कर रहे हो तो उनकी क्या लैंग्वेज हो सकती है? कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। वो इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, फ्रेंच, मराठी, हिंदी, पंजाबी, किसी में भी वो बोल सकते हैं, राइट? तो वो उनको क्या वो दिखा रहा है, शो कर रहा है कि भाई वो लैंग्वेज है, वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज का मतलब होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का ज़रिया। क्लियर होगी ये टर्म? अब मैंने बताया कि लैंग्वेज का मतलब होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग जो है बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास में एक जरिया है बात करने का। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है कि लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। बात यहाँ पर ये है कि हम बात किससे करना चाह रहे हैं, कौन है जिससे हम बात करना चाह रहे हैं। तो हम जो है हम बात करना चाह रहे हैं एक मशीन से। ठीक है, अब मशीन क्या होती है? अब मशीन क्या होती है? मशीन होती है एक ऐसी चीज़ जो कैपेबल तो है मगर इंटेलिजेंट नहीं है। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि कैपेबल तो है मगर इंटेलिजेंट नहीं है। मान लीजिए, एक एग्जांपल दे करके बताती हूँ। मान लो कि ना आपको चाय बनानी है, ठीक है, आपको चाय बनानी है, ठीक है। अब चाय बनानी है तो आप किचन में गए, आपको चाय बनानी आती तो है, बट वो वहाँ पे एक रेसिपी बुकलेट पड़ी थी, ठीक है। आप किचन में गए, आपने वो रेसिपी बुकलेट को देखा, आपने उस रेसिपी बुकलेट को जो है खोला, ठीक है। वहाँ उसमें चाय बनाने की विधि लिखी हुई थी। आपने उस विधि को देखते हुए, आपने वो रेसिपी को देखते हुए चाय बना दी और सर्व कर दी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप चाय बनाने में सक्षम थे मगर आप चाय बना नहीं पाए। यू वर कैपेबल बट यू वर नॉट इंटेलिजेंट। एक इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जिसको ये पता हो कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मान लो कि जैसे चाय के अंदर सबसे पहले पानी डलता है, ठीक है, पानी के बाद में उसमें चाय पत्ती डलती है, ठीक है, चाय पत्ती के बाद उसमें चीनी डलती है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि ये चाय बनाने के स्टेप्स पढ़ा रही है। मैं नहीं यार, मैं चाय बनाने के स्टेप्स नहीं पढ़ा रही हूँ, ध्यान तो सुनो। अब ऐसा करो, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 विधि होती है ना। ऐसा करो, पहले चाय पत्ती डाल दो, पानी मत डालो, पहले चाय पत्ती डाल दो। क्या लगता है चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो जिस तरीके से वो दिया हुआ होता है आपको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि लैंग्वेज जो होता है एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक बातचीत करने का एक ज़रिया होता है। लेकिन अभी हमें किससे बात करनी है? अभी हमें एक मशीन से बात करनी है। और मशीन क्या होती है? मशीन वो होती है जो कैपेबल तो है मगर इंटेलिजेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? कैपेबल कैसे? अब मेरे से कुछ लोग पूछेंगे कि भाई इसको टेक्निकल टर्म्स में समझा। तो देखो, कैपेबल है मगर इंटेलिजेंट नहीं है का मतलब ये होता है कि अब मान लो जैसे आप क्रोम वगैरह पर जाते हो, ठीक है, आप क्रोम वगैरह पर गए, गूगल क्रोम पर गए। अब आप खुद सोच करके देखो, ये जो गूगल क्रोम है क्या ये हमारे गांधीनगर में बन कर आती है?
खुद सोच करके देखो, ये क्रोम हमारे गांधीनगर में बन रही, गांधी मार्केट में बन रही है? नहीं ना, इसको कहीं ना कहीं पहले किसी ने डेवलप करा था, बनाया होगा किसी ना किसी ने, तभी आज हम लोग इसको यहाँ पे आज यूज़ कर पा रहे हैं। तो अब तुम खुद देखो कि जो हमारे पास में गूगल क्रोम है, ठीक है, जो गूगल क्रोम है तुम उसको यूज़ कर पा रहे हो, तुम उसमें सर्च करते हो। अब वो जो गूगल क्रोम है तुम उसमें सर्च करो, वो तुम्हें इतनी सारी लिंक्स प्रोवाइड कर देता है। मान लो तुमने कुछ सर्च करा, एप्पल ही सर्च करा मान लो, ठीक है, क्रोम पे तुमने एप्पल सर्च करा, वो तुम्हें इतनी सारी लिंक्स दिखा देता है। तुम्हें जिस लिंक पे जाना होता है तुम उस लिंक पे जाते हो। इसका कहने का क्या मतलब है कि क्रोम जो है वो कैपेबल तो है, उसको चीज़ें तो पता है कि क्या करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। उस मशीन को अगला स्टेप बताने वाला ही ह्यूमन बीइंग है। ठीक है जी, आप एप्पल आपने सर्च करा, उसने आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, लिंक्स प्रोवाइड कर दिए मतलब वो कैपेबल तो है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि एक यूज़र, एक ह्यूमन बीइंग कौन से लिंक पे क्लिक करेगा। ही डजंट नो दैट विच लिंक विल दैट ह्यूमन बीइंग क्लिक। तुमने एप्पल सर्च करा, ठीक है, तुम्हारे पास इतने सारे लिंक्स आए, क्या क्रोम को पता है कि तुम इस लिंक पे जाओगे? क्या क्रोम को ये पता है कि तुम इस लिंक पे जाओगे? नहीं पता उसे, वो तुम खुद ही जा करके सर्च करते हो। क्लियर हो गई बात? तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास होती है लैंग्वेज, और वो हमारे पास, जो मैंने बताया कि वो हमारे पास होती है मशीन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास में टर्म है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ सीक्वेंस टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, मैंने यहाँ पे एक वर्ड अंडरलाइन, दो वर्ड्स अंडरलाइन करे रेड में, सिलेक्टेड और सीक्वेंस। सिलेक्शन और सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, हम इसको एक इजी लैंग्वेज में एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप सबने अपने घर में खीर भी बनाई होगी, आप सबने अपने घर में पुलाव भी बनाया होगा, ठीक है, आप सबने अपने घर में बनाया होगा, कभी ना कभी आपने खीर भी बनाई होगी, आप लोगों ने अपने घर में, आप लोगों ने अपने घर में पुलाव भी बनाया होगा। तो मुझे एक बात का जवाब दो, क्या खीर बनाने की और पुलाव बनाने की रेसिपी एक ही होती है? नहीं, खीर बनाने की और पुलाव बनाने की रेसिपी अलग अलग होती है। दोनों को ही अलग अलग तरीके से बनाया जाता है ना। तो अब देखो, सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव करना। हिंदी में सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव करना, ठीक है। चुनाव किस चीज़ का करना? अगर मुझे खीर बनानी तो क्या मैं पुलाव बना सकती हूँ? नहीं, है ना। अगर मुझे, मान लो अगर मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, मान लो अगर मैं किसी मतलब किसी अच्छी जगह पे जा रही हूँ, कुछ भी, कहीं पे भी, मतलब कुछ अच्छा कोई प्रोग्राम या फंक्शन होने वाला है कहीं पे, तो क्या मैं वहाँ पे खीर क्या मैं वहाँ पे एक सिलेक्शन, चुनाव करना कि आज आपको क्या काम करना है, आज आपको क्या काम करना, आज आपको क्या बनाना है, उस चीज़ की को बोलते हैं हम सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है कार्यक्रम, कि किस ऑर्डर में आपका वो काम करा जाएगा, किस सीक्वेंस में आपका जो है वो काम किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। जैसे अब मैं आपको चाय वाले एग्जाम्पल पर ही लेकर के जाती हूँ। मैंने क्या कहा था, पहले चाय पत्ती डाल दो, क्या लगता है तुम्हारी चाय बन जाएगी? पहले चाय पत्ती डाल दो और फिर दूध डाल दो उस पर, क्या लगता है चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। जिस चीज़ को जिस सीक्वेंस में लिखा गया है तुम उसी सीक्वेंस में लिखोगे, राइट। अब 1 2 3 4 काउंटिंग नॉर्मल जो हम करते हैं मैथ्स में, 1 2 3 4, तुम पहले 3 लिख दो और जा कर के टीचर को चेक करवाओ, क्या टीचर तुम्हें फुल मार्क्स देगा? नहीं देगा, क्योंकि पहले 1 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को जिस सीक्वेंस में करा गया है, जिस चीज़ को जिस सीक्वेंस में रखा गया है, वो उसी सीक्वेंस में ही रहेगा,
ठीक है। अब कुछ लोग मेरे से यहाँ पे कंप्यूटर के टर्म्स में पूछेंगे सिलेक्शन और सीक्वेंस का मतलब। तो देखो, सिलेक्शन और सीक्वेंस का मतलब ना आप लोगों को आगे जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना उसमें पता लगेगा कि सिलेक्शन और सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है जी। जब हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे इसके अंदर ही पाइथन के, तब आप लोगों को जो है पता लग जाएगा कि सिलेक्शन और सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, और ज़्यादा उसमें आप लोगों को एक क्लैरिटी बन जाएगी। अभी के लिए मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल से ही कनेक्ट करवाऊँगी, उसी से कनेक्ट करवाने की कोशिश करूँगी ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो इतनी डेप्थ में, इतनी गहराई में नहीं जाना, बस जितना बताया जाएगा उतना ही याद रखो और उतना ही उसी बात को ही समझ लो बस। ठीक है। प्रोग्रामर क्या होता है? प्रोग्रामर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि प्रोग्राम्स लिखता है। ये हमारे पास में नेक्स्ट टर्म है, इसी टर्म को हम पढ़ेंगे। प्रोग्रामर क्या होता है? जो पर्सन प्रोग्राम्स लिखता है। अब प्रोग्रामर शुड बी एन इंटेलिजेंट पर्सन। उसको अपना नेक्स्ट स्टेप पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा उसको उस चीज़ के बारे में पहले पता होना चाहिए। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक। अब जो हम लोग अपनी नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे वो है लाइववेयर। लाइववेयर क्या होता है? देखो, लाइववेयर भी बोलते हैं इसको या कंप्यूटर यूजर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लाइववेयर भी बोला जाता है इसको या फिर कंप्यूटर यूजर्स भी बोला जाता है। ठीक है। लाइववेयर कौन लोग होते हैं? लाइववेयर वो लोग होते हैं जो कंप्यूटर की फील्ड से, जो सॉफ्टवेयर की फील्ड से एसोसिएटेड होते हैं, उन्हें लाइववेयर बोला जाता है। ठीक है। अब लाइववेयर के अंदर दो लोग काम करते हैं, एक हमारे ऑपरेटर भैया होते हैं और दूसरे हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं। अब ये कौन होते हैं? देखो, ऑपरेटर्स वो लोग होते हैं जो कंप्यूटर के हिसाब से ऑपरेट होते हैं, जो कंप्यूटर के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि तुम बैंक में जाओ, ठीक है, जैसे तुम ट्रांजैक्शंस वगैरह करवाते हो वो पासबुक्स पे प्रिंट वगैरह करके देते हैं। ठीक है। बैंक में जो आंटी अंकल होते हैं उनसे जा कर के ये बात पूछो कि आंटी अंकल, ये जो आपका कंप्यूटर है, ये जो आपका सिस्टम है, ये काम कैसे करता है? हाउ डज इट वर्क? ठीक है। उनको ये कुछ नहीं पता कि ये काम कैसे करता है। उनको सिर्फ ये पता है कि तुमने कंट्रोल पी दबाया, कंट्रोल पी दबाने से प्रिंट हो जाएगा पासबुक पे, तुमने ये बटन दबाया तो इससे ये हो जाएगा, तुमने ये बटन दबा दिया तो इससे ट्रांजैक्शंस हो जाएगी। बस उन्हें ये पता है कि अगर हमने ये बटन दबाया, इस पर्टिकुलर बटन को दबाया तो इससे ये काम हो जाएगा, अगर हमने इस पर्टिकुलर बटन को दबाया तो इससे ये काम हो जाएगा। दे डोंट नो हाउ इट इज़ वर्किंग। उन्हें ये नहीं पता कि ये काम किस तरह से कर रहा है। ये तो होते ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन होते हैं? जो कंप्यूटर के हिसाब से काम करते हैं। जैसा कंप्यूटर ने बोल दिया, जो कंप्यूटर ने बोल दिया, बस वो वही करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक टर्म आती है वो है लाइववेयर के अंदर ही ये टर्म है दो, एक ऑपरेटर्स है और दूसरा प्रोग्रामर्स है। प्रोग्रामर्स कौन होते हैं? प्रोग्रामर्स वो लोग होते हैं जो कंप्यूटर को अपने हिसाब से चलाते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर को अपने हिसाब से चलाते हैं। वो कंप्यूटर के हिसाब से नहीं काम करेंगे, वो कंप्यूटर को अपने हिसाब से चलाएंगे। अगर एक प्रोग्रामर ने बोला कि कंप्यूटर में ए टाइप करो तो वो ए टाइप करके देगा तुम्हें कंप्यूटर। अगर प्रोग्रामर ने बोला कि मुझे ये काम करके दो तो उसको ये काम करके देना पड़ेगा। सो दैट पर्सन इज नोन एज अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वो पर्सन होता है जो कंप्यूटर के हिसाब से काम करता है, वो अपने कंप्यूटर को अपने हिसाब से चलाएगा। अब आप लोग क्या बनोगे? इस फील्ड में आकर के आप लोग एक प्रोग्रामर बनोगे। आप कंप्यूटर को अपने हिसाब से चलाओगे। कंप्यूटर को अपने हिसाब से चलाने का ये मतलब होगा कि आप लोगों को एक एक स्टेप लेना पड़ेगा टूवर्ड्स द कोडिंग फील्ड। ठीक है, तुम लोगों को कोड करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं
प्रोग्रामर, जो कंप्यूटर को अपने हिसाब से चलाता है, उसे हम बोलते हैं, कौन लोग होते हैं वो, प्रोग्रामर्स। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट आता है हार्डवेयर। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बचपन में छोटी क्लासेस से जब से कंप्यूटर हमारे पास आई है या जब से हमने कंप्यूटर पढ़ना शुरू करा है, तब से हमें इस टर्म के बारे में बताया जाता है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम टच कर सकते हैं, या फिर वो टैंजिबल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको आप इजीली टच कर सकते हो, जैसे आपका कीबोर्ड, आपका माउस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास क्या है, हार्डवेयर है। क्लियर होगी हार्डवेयर की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आता है वो आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कुछ काम करके देते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल, जैसे अगर आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करवाओ सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास में सीडी है, आपने अपनी सीडी में गाने स्टोर कर रखे हैं, आप वो गाने सुन रहे हो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप उन गानों को छू सकते हो? बताओ, जो आप गाने सुनते हो या जो आप गाने सुन रहे हो, क्या आप उन्हें छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, आप सिर्फ उन्हें फील कर सकते हो, राइट? तो उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं, the intangible parts or the physical components which cannot be touched are known as software। ठीक है, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ सॉफ्टवेयर के अंदर बता देते हैं हम आपको। देखो, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो उसमें दो चीज़ें लगती है। पहला लगेगा आपके पास में सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए दो चीज़ें लगती है। पहला लगेगा आपके पास में डेटा, और दूसरा लगेगा इंस्ट्रक्शंस। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस stored in a computer constitute software। ये लाइन आप लिख भी सकते हो या फिर समझ ही लो। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस stored in the computer constitute software। क्लियर हो गई जी बात। अब डेटा क्या होता है और इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ये बात भी समझ ले, जल्दी से ये बात भी हम जान ले। देखो, मैथ्स वाली बात है, समझना ध्यान से। ए में 2 डालो, बी में 3 डालो। अब जो ये मैंने ये चीज़ बोली कि ए में 2 डालो और बी में 3 डाल दो, तो ये मेरे पास में क्या है? ये मेरे पास में है डेटा। डेटा रॉ फॉर्म में होता है, मीनिंगलेस होता है। ठीक है, अभी इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है कि मैंने सिर्फ इतना बोला है ना कि ए में 2 डाल दो और बी में 3 डाल दो, बस। अभी इस चीज़ की कोई सेंस नहीं है। अब जब ये डेटा अब मैंने एक वेरिएबल लिया सी, मैंने कहा कि ये जो ए और बी की वैल्यू है, जो ये ए और बी की वैल्यू है, इस ए और बी को ऐड करो और इसको किस में डाल दो? एक सी में डाल दो, कि भाई जो भी मेरे पास में ये वैल्यू ऐड हो करके आएगी ना, ए और बी की जो भी वैल्यू मेरे पास में ऐड हो करके आएगी, वो एक थर्ड वेरिएबल सी के अंदर चली जाए। क्लियर होगी बात? तो इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। जो ये ए प्लस बी करा है मैंने, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं वो सारे के सारे लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ओके जी, क्लियर जी। अब देखो, जो हमारे पास में लैंग्वेज होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होती है। एक होती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है?
मशीन लैंग्वेज हमारे पास में 0 और 1 की भाषा होती है, 0 और 1 की भाषा होती है, ठीक है। जब कंप्यूटर बना था उसको तब भी यही भाषा समझ में आती थी और आज भी कंप्यूटर को यही भाषा समझ में आती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 की भाषा होती है। दूसरी हमारे पास में होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो सिंबल्स और एब्रीवेशंस की लैंग्वेज होती है। और ये जो मशीन लैंग्वेज, ये जो मैंने आपको 2 लैंग्वेजेस बताई है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों के दोनों एक कैटेगरी में आते हैं जिसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है? लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स ही पढ़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स को ही जो है लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। ह्यूमन बींग्स लाइक अस कांट अंडरस्टैंड इट। 0-1 वाली भाषा आप कैसे समझोगे ये बताओ। मैंने आपको बोल दी 0-0-0-0-1-1-1-0-0-0-0, क्या आपको ये भाषा समझ आ रही है? नहीं आ रही है। तो आपको ये भाषा नहीं समझ में आएगी, इसलिए इसको बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज। एक दूसरी कैटेगरी भी होती है जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ फॉर अस, इट इज़ फॉर ह्यूमन बींग्स। यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। इंग्लिश जैसे सिंटैक्सेस है, सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मूला। इंग्लिश जैसे सिंटैक्स है जो कि इजीली यूज़र्स जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, क्लियर होगी इतनी। फिर उसके बाद में आता है मशीन डिपेंडेंट। ये टर्म समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस टर्म पे ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। अगर अभी तक भी नहीं करा था कॉन्सेंट्रेट तो अब कर लो, ठीक है। ये टर्म क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। मशीन डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? मशीन डिपेंडेंट का ये मतलब होता है कि जो हमारे पास एक लैंग्वेज होती है उसके पास में बेस्ट फीचर्स होते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज के भी और लो लेवल लैंग्वेज के भी। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज प्लस लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स जो है होते हैं। मशीन डिपेंडेंट होती है, जो मशीन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जितनी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है ना, वो सारी की सारी मशीन डिपेंडेंट ही होती है। अब ये चीज़ देखिए, जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो मशीन डिपेंडेंट होती है, वो किसी ना किसी मशीन पर डिपेंडेंट होएगी। तो इसलिए जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है वो मशीन डिपेंडेंट ही होती है, ठीक है। मशीन पे काम करना होता है। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है ना, पहली बात तो वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होती है, कोई इतनी रिजिड नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, उसका मशीन्स के ऊपर पूरा पूरा जो है कंट्रोल रहता है, ठीक है। जितनी भी आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और वो जो है उनका पूरा पूरा कंट्रोल होता है किसके ऊपर? मशीन्स के ऊपर। क्लियर हो गई जी बात? ओके। ये जो हमने टॉपिक समझा वो टॉपिक हम लोग ने अभी सिर्फ समझा था कि जो लैंग्वेज होती है वो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज में और एक हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। ओके, लास्ट के बस 2 टॉपिक्स रह गए, उन्हें समझ लीजिए कि वो दोनों टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ आती है, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स? ये एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगी, ध्यान से समझना, ठीक। देखिए, जैसे कि मेरे पास एक बुक है, एक रेसिपी बुकलेट है, ठीक है। मैंने अपने घर में एक कुक रखा हुआ है खाना बनाने के लिए, ठीक है। ये मेरे पास में रेसिपी बुकलेट है, इसमें कुछ विधि लिखी हुई है खाना बनाने की। आज के टाइम पे तो चलो यूट्यूब्स वगैरह आ गया और कई सारी फैसिलिटी है। यू इमेजिन यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर यू नो देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ रेसिपी बुकलेट, और आज भी चलती है कई जगह पे तो रेसिपी बुकलेट्स। मान लीजिए मैंने अपने घर में कुक रखा हुआ है खाना बनाने के लिए, ठीक। मैंने उस कुक वाले भैया को बोला कि भैया ये रेसिपी बुकलेट है आपके पास में, आपको काम है इस रेसिपी बुकलेट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। आपको ये मैंने सामान दे दिया है, आपको जो है खाना बनाना है, ठीक है जी, ठीक है।
इतनी बात तो, इतनी स्टोरी तो हमें समझ में आ गई यहाँ तक की। आगे क्या होता है स्टोरी में, ध्यान से समझना, चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करो, कनेक्टेड विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। कुक था, मैंने उसको रेसिपी बुकलेट दी, मैंने कहा कि भैया ये आपके पास में रेसिपी बुकलेट है, आपको इसके अकॉर्डिंग जो है खाना बनाना है। ये जो कुक भैया होते हैं, ये कुक भैया मुझे बोलते हैं कि मैम ठीक है, आपने मुझे ये काम तो दे दिया, मगर मुझे जो है इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है। इंग्लिश में लिखी हुई थी रेसिपी बुकलेट, उन्होंने मुझे क्या बोला कि मेरे को जो है इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, आप मुझे क्या कर दो, ट्रांसलेट करके दे दो। क्या करके दे दो? ट्रांसलेट करके जो है मुझे आप दे दो, ठीक है। अब मेरे पास में ट्रांसलेट करने के दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ, या तो मैं एक एक लाइन करके पढूँ, या तो मैं एक एक लाइन पढूँ और एक एक लाइन समझा दूँ। इस लाइन को पढ़ा, पहले मैंने इस लाइन को पढ़ा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया। इस लाइन को पढ़ा, फिर मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। इस लाइन को पढ़ती हूँ तो फिर इसको हिंदी में, फिर इसको पढ़ा, फिर इसको हिंदी में, ठीक है। ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करी मैंने। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? ये मेरे पास में बुक है, ये मैंने पूरी पढ़ ली, ये मैंने पूरी एट अ गो वन टाइम पढ़ ली, और मैंने क्या कर दिया, भैया को हिंदी में जो था बता दिया। मेरे पास यही दो तरीके होंगे। अगर आपको किसी को कुछ समझाना है, न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल पब्लिश हुआ है, आपको भी अगर किसी को समझाना है, तो यही दो तरीके हम यूज़ करते हैं, है ना। या तो उसको पूरा पढ़ के हिंदी में बता देंगे एक ही बारी में, या फिर क्या करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको जो है ट्रांसलेट करते जाएंगे। ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब जो मैं आपको बात बताऊँगी ना, मैं आपको बताऊँगी कि कंपाइलर्स क्या होते हैं। कंपाइलर्स होते हैं, जब मैंने ये पूरा पेज एक ही गो में पढ़ा, वो पूरा पेज जो मैंने एक ही गो में ट्रांसलेट करा, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है। एक ही गो में पेज को ट्रांसलेट करने को बोला जाता है कंपाइलर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? ओके। अब जब मैंने अपनी बुक को एक एक लाइन में ट्रांसलेट करा, एक एक लाइन में ट्रांसलेट करा, उसको मैं बोलती हूँ इंटरप्रेटर। एंड इंटरप्रेटर की डेफिनेशन ही यही होती है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन एंड साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। क्लियर होगी जी बात? ओके। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन एंड साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं, ये हमारे पास होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर्स की डेफिनेशन क्या होती है? जब हम असेंबली लैंग्वेज को, जब हम लो लेवल लैंग्वेज को, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं इन वन गो, उसको बोलते हैं कंपाइलर्स। कंपाइलर्स में भी एक वर्ड यूज़ हुआ, वन गो। एक बारी में जब आप पूरी चीज़ को पढ़ करके किसी को बता रहे हो, किसी को समझा रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो? वो आपके पास होता है कंपाइलर। आई होप यह बात आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि देखो एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करके समझोगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगी इन कंपैरिजन की। मैं आपको सीधा एक इंग्लिश की डेफिनेशन उठाऊँ और बोल दूँ कि भाई देखो ये कंपाइलर होता है, ये इंटरप्रेटर होता है, तो वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, ठीक है। ओके, क्लियर हो गई जी बात? ठीक है, तो चलो आज के सेशन के लिए इतना ही था, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगा ये सेशन कर करके, अगर आपको भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताना, और फटाफट से इस सेशन को भी भेज देना अपने सारे दोस्तों को। और क्या कहते हैं, अगर अच्छा लगा होगा तो बता देगा ना, बाकी नोट्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे। और यस, व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस के पोल्स वगैरह भी मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस, इसे भी सुन लो। व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चंस के पोल्स वगैरह डलने शुरू हो जाएंगे, तो प्लीज़ 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 जा कर के उन पोल्स का भी आंसर करा करो। लेकिन आप वो आंसर्स भी तभी दे पाओगे जब आप सेशन को पूरा देखोगे। यहाँ से सेशन पढ़ करके पूरा समझ करके ही आप उन पोल्स के ही आंसर तभी दे पाओगे। छोटे छोटे जो है ना विंस
मतलब जो है हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है, ठीक है। अब अगर आपने कभी सेशन नहीं देखा होगा, आप सीधा जाओगे पोल पर आंसर करोगे, बाद में आपको सही आंसर का पता लगेगा, इट फील्स बैड, लगता है कि यार शिट यार ये तो आना चाहिए था मुझे। तो इसलिए सेशन को पूरा देखो, आराम आराम से देखो, स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सेशन की स्पीड मत बढ़ाओ, दिमाग की स्पीड बढ़ाओ, उस पर काम करो, ठीक है जी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर रिएक्ट करके ज़रूर जाना, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह तो मैं बना ही दूँगी, दे ही दूँगी नोट्स वगैरह, तो इनकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ना आपको ना मुझे। ओके, थैंक यू, बाय।